हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक सुनीता चैनल। आज जो हम अपना जो नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं वे है लास्ट चैप्टर। और हमारा जो चैप्टर है भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। तो शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर। आप मौसम के बारे में दिन प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं तथा टेलीविज़न को देखते हैं अथवा दूसरों को इस संबंध में बातें करते सुनते भी हैं। आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन हैं। इनमें तापमान, वर्षा और सूरज का जो विकिरण इत्यादि शामिल है। उदाहरण के लिए मौसम काफ़ी गर्म या ठंडा होता है। कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी वर्षा होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तब आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप खान पान में ठंडे पदार्थों को पसंद करते हैं। इसके विपरीत ऐसे भी दिन होते हैं जब आपको ऊनी वस्त्रों के बिना ठंड लगती है। ठंड और तेज हवाएं चलती हैं। इन दिनों में जब गर्म चीज़ें खाना पसंद करते हैं। तो ये मौसम की बात कर रहा है और ये बता रहा है अधिकांशतः हम मौसम के बारे में सुनते हैं, समझते हैं, उसे महसूस भी करते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि जहाँ जब अधिक गर्मी पड़ती है तब हमें ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती, और जब गर्म मौसम पड़ता है तब हमें ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं होती, और जब ठंड मौसम पड़ता है तो हमें ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता होती है। और इसके अलावा जो खान पान में परिवर्तन होता है ये एक मौसम के परिवर्तन के कारण होता है। तो ये वही कह रहा है और आगे ये बता रहा है कि मौसम में जो परिवर्तन आते हैं वे कैसे कब कब आते हैं। और जैसा कि देखिए दिसंबर से लेकर फरवरी तक का जो महीना होता है, ये जो मौसम होता है ये ठंड का मौसम होता है, इसे शरद ऋतु कहते हैं। इसके अलावा जो मार्च से मई तक का जो मौसम होता है वे होता है गर्मी का मौसम होता है, जिसे ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है। ये जून से लेकर सितंबर तक का जो महीना होता है ये दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम होता है। इन महीनों में या इन मौसम में अधिकांशतः ये वर्षा वाला मौसम होता है। इसके अलावा अक्टूबर और नवंबर जो होता है ये जो मौसम होता है ये शरद ऋतु का मौसम होता है। इसमें जो ऋतु है या जो मौसम है ये वापस मौसम के लौटने का समय होता है। तो अब देखिए ग्रीष्म ऋतु क्या है। ठंडे मौसम में सूर्य जो होता है कि जो सूरज की जो सीधी किरणें नहीं पड़ती, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम होता है। तापमान जब कम होगा तो क्या होगा, सर्दी का मौसम अधिक होगा। तो जब सूरज की किरणें पृथ्वी पर सीधी नहीं पड़ती तो क्या तब वो जो ऋतु होता है, वो जो मौसम होता है वो शरद ऋतु का होता है। अब क्या होता है ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, जो गर्मी के मौसम में सूरज की जो किरणें होती है वो अधिकतर सीधी पड़ती है। तापमान बहुत अधिक हो जाता है। दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवन बहती है जिसे लू कहा जाता है। तो जो ग्रीष्म मौसम है इसका जो अधिकांशतः इसमें मौसमी परिवर्तन कब देखा जाता है, जब सूरज की जो किरणें होती हैं वो पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण इसका जो तापमान होता है वो अधिक होता है। इस वजह से क्या होता है, इसमें तापमान अधिक होने के कारण दिन के समय जो मौसम होता है वो गर्म होता है
और यहाँ की जो पवन यहाँ पे जो चलती हैं वो अधिक शुष्क पवन होती है, जिसे लू कहा जाता है। ये देखिए, ये है आओ खेले, खेल के देखिएगा आप। ये मौसमों के बारे में बताया गया कि आप कब क्या खाना पसंद करते हैं, क्या पहनना पसंद करते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम। ये जो मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है, इस समय क्या होता है, जो पवन है वो बंगाल की खाड़ी तथा अरब जो महासागर है से स्थल की ओर बहती है। वे अपने स्थान नमी अपने जो साथ है नमी भी लाती है। जब वे पवन पहाड़ों से टकराती है तब वर्षा होती है। तो ये जो वर्षा का मौसम होता है या दक्षिणी पश्चिमी मानसून होता है, ये जो मौसम होता है इसके वापस लौटने का समय होता है। ये मौसम के वापसी का समय होता है। तो ये किस प्रकार आता है वापस? ये पवनों के माध्यम से आता है। जब पवन चलती है बंगाल की खाड़ी से होकर, जब ये पवनें अरब महासागर की तरफ चलती हैं, तो ये अपने साथ क्या लाती हैं? अपने साथ नमी लाती हैं। और जब ये नमी लाती हैं और आगे चलकर ये जो पवन होते हैं वो पहाड़ों से टकराते हैं, इसके कारण क्या होता है? वर्षा आरंभ हो जाती है, वर्षा शुरू होती है। मानसून के लौटने का समय या शरद ऋतु। इस समय पवन स्थल भागों में लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। ये मानसून के लौटने का मौसम होता है। भारत के दक्षिणी भागों, विशेषकर तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। तो देखिए ये क्या कह रहा है, जब पवन बंगाल की खाड़ी से शुरू होती है और उस स्थान से चलना आरंभ करती है, तो ये जो स्थिति होती है ये उसके लौटने का समय होता है मौसम के। भारत इस समय जब ये मानसून लौट रहा होता है, तो दक्षिण भारत में जो तमिलनाडु है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो मौसम होता है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है, यहाँ का जो मौसम होता है इस समय वर्षा का मौसम हो जाता है। और जलवायु किसे कहते हैं? किसी स्थान जो भी जैसे मान लीजिए किसी स्थान की जलवायु को पता करना है, तो वहाँ पर होने वाले अनेक वर्षों में जो भी परिवर्तन वातावरण में पाए जाते हैं, उसका जो उस मौसम में जो परिवर्तन पाए जाते हैं उसकी औसत दशा का पता लगाया जाता है। फिर वो जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे जलवायु कहा जाता है। ये देखिए, किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। भारत की जो जलवायु है उसे मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसमी से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। तो जो मानसून शब्द है ये किस भाषा से लिया गया है? ये अरबी भाषा से लिया गया है, मौसम से लिया गया है, जो कि अरबी भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्णकटिबंधीय में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। भारत जो है वो उसकी जो नक्शे में अर्थात जो विश्व के मानचित्र में जो उसका स्थान आता है और रेखाओं से जब वो विभाजित होता है, तो वो उष्णकटिबंधीय के क्षेत्र में आता है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पर अधिकतर वर्षा वाला जो मानसूनी है, यहाँ पर ऐसी पवनें चलती हैं।
भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। जाहिर सी बात है, जब वर्षा अधिक होती है तो कृषि भी जो किसानों की फसल होती है वो बहुत अच्छी और उच्चतम होती है। अच्छे मौसम का मतलब है पर्याप्त वर्षा, प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई और समुद्र की दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। किसी स्थान की जलवायु का पता लगाया जा सकता है, वो भी किस आधार पर, वो उसकी जो समुद्र से दूरी कितनी है, इसके अलावा उसकी ऊंचाई कितनी है और उसकी स्थिति कितनी है। इन सब के माध्यम से जो स्थान है उसकी जलवायु का पता लगाया जा सकता है। इसीलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय भिन्नताओं का अनुभव होता है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान हैं, जबकि लद्दाख के द्रास एवं कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। तो ये जलवायु का एक उदाहरण दे रहा है कि भारत में जो जलवायु है वो जो भिन्नताएं हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। जैसा कि राजस्थान है, राजस्थान में जो मरुस्थल भूमि पाई जाती है और वहाँ का जो स्थान है जैसलमेर और बीकानेर, ये जो स्थान है ये बहुत गर्म स्थान है। और बल्कि इसकी तुलना में जो लद्दाख है, ये यहाँ का जो स्थान है लद्दाख और कारगिल, ये एक बर्फीला, एक ठंडा स्थल है, यहाँ पे ठंडी अधिक पड़ती है। तटीय क्षेत्र जैसे कि समुद्र हो गया, मुंबई हो गया, कलकत्ता हो गया, और इन सब की जो जलवायु है वो मध्यम है, अर्थात बीच की है। ना ही इसमें ना ज़्यादा ठंड पड़ती है और ना ही ज़्यादा अधिक गर्मी पड़ती है। समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा जो होती है वो मेघालय में कहाँ गया, हाँ, मौसिन राम में होती है। जबकि किसी वर्ष राजस्थान में जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं। तो क्या है, कुछ स्थानों पे बहुत अधिक आर्द्रता है। वो कहाँ पे, जो समुद्री तट वाले इलाके हैं वहाँ की बात कर रहा है। बहुत अधिक स्थानों पे आर्द्रता पाई जाती है। और जो विश्व में सबसे अधिक जो वर्षा होती है मेघालय में होती है। मेघालय में जो मौसिनराम जो नामक स्थान है वहाँ पर, और साथ ही साथ जो राजस्थान का जैसलमेर नामक स्थान है वहाँ पर तो वर्षा होती ही नहीं। तो ये तुलना कर रहा है। मौसिनराम और जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं, एक जलवायु की दृष्टि से देखा जाए। और जो मौसिनराम है वहाँ पर, जो मेघालय में स्थित है, वहाँ बहुत सबसे अधिक वर्षा होती है। तो वहाँ की जो जलवायु है, जो प्राकृतिक स्थिति है, ये सब उस पर निर्भर करता है। प्रकृति, वनस्पति, हम अपने चारों तरफ भिन्न प्रकार के पादप जीव देखते हैं। हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ियाँ कहा जाता है, जैसे कैक्टस तथा फूलों वाले पौधे इत्यादि। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं, उनमें से कुछ में बहुत शाखाएं तथा पत्तियां होती हैं, जैसा कि नीम हो गए, आम हो गए। और तो कुछ जो वृक्ष ऐसे होते हैं जिसमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसा कि नारियल। और घास, झाड़ियाँ तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं, उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है।
प्राकृतिक वनस्पति उन्हें कहा जाता है जो किसी मनुष्य की सहायता के बिना उगते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है, जिसमें किसी भी मानव का योगदान नहीं रहता। क्या आप सोच सकते हैं कि ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं? अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। इनमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है। जलवायु की भिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो जब जलवायु में भिन्नताएं आएंगी तो साधारण सी बात है कि वहाँ की जो मौसम में परिवर्तन वो भिन्न भिन्न प्रकार में देखने को मिलेगा। कहीं अधिक वर्षा होती है, कहीं अधिक गर्मी होती है, कहीं मौसमों में परिवर्तन आता है, कहीं पर जो प्राकृतिक जो वनस्पतियां हैं वे पाई जाती हैं अधिकांशतः, और वृक्षों में परिवर्तन पाया जाता है। ये सब होता है। देखिए, हमें वनों की आवश्यकता क्यों है? वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हैं। ये भिन्न कार्य करते हैं। जो वन हैं ये हमारे लिए बहुत अधिक लाभदायक है। ये बहुत इनका जो उपयोग है या फिर इनका जो योगदान है वे उसको मतलब वे अनगिनत है। उसे किसी एक शब्द में व्यक्त नहीं किया जा सकता। ये विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिससे हम सांस लेने के रूप में लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे की जो जड़ें हैं मिट्टी को बांधे रखती हैं तथा एक प्रकार वे मिट्टी के अपरदन को रोकती हैं। अपरदन अर्थात जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर छोड़कर चला जाता है, कोई भी कण हो गया, तत्व हो गया, तो उस प्रक्रिया को जो वृक्ष है उसे रोकते हैं पेड़ पौधे। ये सब वनों से हमें क्या मिलता है? ईंधन मिलता है, लकड़ी मिलते हैं, चारा मिलता है, जड़ी बूटी मिलते हैं। इसके अलावा लाख मिलता है, शहद मिलता है, गोंद मिलता है, और ऐसी अनगिनत जो हमारी आवश्यकताएं हैं उसको पूरी करता है कौन? वन करता है, अर्थात जंगल। वन जो है वन्य जीवों की प्राकृतिक निवास है। तो वन्य अर्थात जो जंगल है वो है जीव जो हैं उनका एक प्राकृतिक निवास है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियां समाप्त हो गई हैं। तो अभी हम देखते हैं अधिकांश रूप पर कि जो यहाँ कटाई हो गई, वहाँ कटाई हो गई, या फिर ये जो वन है उसे नष्ट करके उसे एक वहाँ पे कुछ नए उद्योग खोले गए या कहीं कुछ नई फैक्ट्रियाँ खोली गई। तो ये इन सब की अंधाधुंध कटाई के परिणाम स्वरूप बहुत अधिक हानियाँ भी उठानी पड़ती हैं। तो ये कह रहा है कि जो अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियां समाप्त हो गई हैं। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए। जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए एवं लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। हम लोग कुछ खास योजना जैसे वन महोत्सव मानकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं तथा जो पृथ्वी को हरा भरा कर रख सकते हैं। तो इन सब सहयोग के माध्यम से हम पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं। ये देखिए, ये इसका उपयोग बताया गया है। देखिए, जैसे कि दवाइयाँ, आश्रय जो कि जंगलों में रहते हैं या फिर जो भी अभी भी जो गांव के जो लोग हैं वो अधिकांशतः हैं जो भी जिनके छप्पर हैं अर्थात जो झोपड़ियों में रहते हैं, वो सब लकड़ियों का ही तो उपयोग करके अपना जो भी मिट्टी का घर बनाते हैं उसमें लकड़ियों का ही उपयोग किया जाता है। और जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं जो भी संसाधन उसका उपयोग करके अपना आश्रय बनाते हैं। इसके अलावा जो पशुओं का चारा होता है, इसके अलावा जो ईंधन होता है जैसे कुल्हाड़ी हो गई, और इसके अलावा जो मेज हो गया, कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, ये सब जो भी ईंधन हैं
संसाधन है। इसके अलावा कुछ ईंधन भी हो गए हैं, और साथ ही साथ खेल का जो सामान है, फर्नीचर है, और इसको ये मिट्टी में बांधे रखने में भी बहुत अधिक सहायता प्रदान करता है। ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है, और इसके बाद शहद मिलती है, फल मिलते हैं, वन्य जीव इस पे रहते हैं, प्राकृतिक रूप से निवास होता है, और इसमें इमारती लकड़ियाँ भी प्राप्त होती हैं, रबड़ प्राप्त होती हैं। तो ये सब वन के माध्यम से ही प्राप्त होता है। देखिए एक छोटा सा यहाँ पे एक स्टोरी दे रखी है। लीला की माता ने उसके जन्म पर नीम के एक पौधे को रोपा। प्रत्येक जन्मदिन पर उन्होंने लगातार पौधों को रोपा था। उसको हमेशा पानी से सींचा जाता था तथा अत्यधिक गर्मी, सर्दी एवं जानवरों से बचाया जाता था। बच्चे भी ये ध्यान रखते थे कि उन्हें नुकसान न पहुंचा पाया। और जब ललिता 20 वर्ष की हुई तो तब 21 सुंदर वृक्ष उसके घर के चारों ओर खड़े थे। चिड़ियों ने उस पर अपना घोंसला बनाया था और फूल खिलते थे। तितलियां उसके चारों ओर मंडराती रहती थी। बच्चों ने उनके जो फलों का आनंद लिया और साथ ही साथ उनकी शाखाओं पर झूले तथा उनकी छायों में खेले। तो ये एक वृक्ष का योगदान और प्राकृतिक में किस प्रकार है ये भी बताया है। वन्य प्राणी। वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास है। वनों में जंतुओं के हजारों प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, उभयचरों, पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों, कृमियों का निवास होता है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में, गुजरात का कौन सा वन जो गिर वन है, गुजरात का जो गिर वन है, यहाँ पर टाइगर पाया जाता है। और गिर वन में जो एशियाई शेर है उसका निवास है। हाथी तथा एक सींग वाला गैंडा। हाथी, एक सींग वाला गैंडा असम के जंगलों में घूमते हैं। हाथी जो है वे केरल, कर्नाटक में भी मिलती है। ऊँट है भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा अर्थात खच्चर के रण में पाया जाता है। जंगली जो बकरी है, हिम तेंदुआ है, भालू इत्यादि हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत से जो दूसरे जानवर हैं जैसे कि बंदर हो गया, सियार हो गया, भेड़िया हो गया और नीलगाय हो गई, चीतल हो गया इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। भारत में पक्षियों की भी ऐसी ही प्रचुरता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में पक्षी जैसे तोता, मैना, कबूतर, बकुला और बतख इत्यादि अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय जो पक्षी उद्यान हैं जो पक्षियों को उनका जो प्राकृतिक है निवास प्रदान करते हैं। उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करता है। क्या आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पक्षियों के नाम बता सकते हैं? तो क्या है, सबसे पहले जो हमारा राष्ट्र पशु है वे है बाघ और राष्ट्र पक्षी है वे है मोर। ठीक है, इसके अलावा भिन्न प्रकार के जो जैसे कि पशु पक्षी हैं वे पाए जाते हैं। केरल और जो कर्नाटक है यहाँ पर हाथी पाई जाती है, असम में गैंडा पाया जाता है और रेगिस्तान में ऊँट पाया जाता है। और जो
और रण का कक्ष जो कि कहाँ पर है, ये गुजरात में पड़ता है। यहाँ पर हिम तेंदुआ पाया जाता है, बकरी पाई जाती है, भालू पाया जाता है। इसके साथ ही साथ ये सब हिमालय क्षेत्र में भी पाया जाता है। और विभिन्न प्रकार के जानवर जैसे कि सियार, बंदर, भेड़, नीलगाय, चीतल, ये सब जो है, ये सब हमारे देश में पाए जाने वाले भिन्न पशु पक्षी हैं। भारत में जो पक्षी हैं, ये इसमें सबसे अधिक हमने ये पढ़ लिया है कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। और साथ ही साथ इसमें कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं, तोता, मैना, कबूतर और बुलबुल, बत्तख इत्यादि प्रकार के ये सब जो हैं पक्षी पाए जाते हैं। और जो जो उद्यान होते हैं, उद्यान अर्थात जो एक जिसे कहते हैं बागीचा, ये सब क्या करते हैं, ये सब पशु पक्षी जानवरों की रक्षा करते हैं। ये अधिकांशतः बहुत से जो अधिकांश वो हमने बहुत से पार्क देखे होगा ना कि भिन्न प्रकार के नए नए पार्कों का भी निर्माण भी हो रहा है। तो ये सब जो है, ये सब इसकी रक्षा, इनको सुरक्षा प्रदान करता है, मतलब शिकारियों से इनका संरक्षण होता है। भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती है। उनमें कोबरा और करैत प्रमुख है। वनों के कटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही हैं। बहुत सी जो प्रजातियां तो समाप्त हो चुकी हैं, उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, अभी हमने इसी के बारे में पढ़ा, नेशनल पार्क कह लीजिए या उद्यान कह लीजिए, ये सब इसी का ही भिन्न नाम है। बहुत सी प्रजातियां तो समाप्त भी हो चुकी हैं। इनको बचाने के लिए नेशनल पार्क, पशु जो विहार है वे तथा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बेचने के लिए बाघ परियोजना एवं हस्ती परियोजना जैसी परियोजनाओं को शुरू किया है। इन सबको बचाने के लिए ये जो बाघ परियोजना है, इसके अलावा हस्ती परियोजना है, इन सब की जो आयोजन किया है, इन सब के बचाव के लिए, संरक्षण के लिए। क्या आप भारत के कुछ और पशु विहार के नाम तथा मानचित्र पर उनकी स्थिति को बता सकते हैं? बिल्कुल बताएंगे, आगे बढ़ते हैं। पहले आप वन्य जीवों के संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं। आप जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों जैसे कि हड्डी, सींग, पंख से बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले जो सप्ताह में वन्यजीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं, ताकि वन्यजीवों के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके। ये देखिए जो शेर है और भिन्न प्रकार के जो लुप्त होने वाले पशु हैं, उनके संरक्षण के लिए भिन्न प्रकार के पार्क और उद्यान बनाए जाते हैं। ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू, बाय बाय।